सब चीजें बेहतरीन मजेदार चल रही हैं। हाँ सरकार, मालूम है आपके इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आपके 100 में से 25 मार्क्स गारंटीड ठप्पे के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। यानी अब उसमें से आपको कुछ भी आ जाए, आपको बार बार मेरी याद आएगी और अच्छे में याद आएगी। आप मुझे गाली नहीं दे रहे होगे, बोले हाँ सर आपने जो पढ़ाया उसके अंदर से ही सब कुछ आ गया, एक शब्द बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बोले ये मेरा है वचन और मेरा वचन ही है शासन। हाँ जी, तो आज हम अपने इस चैप्टर का आखिरी सेशन लेने जा रहे हैं और इस सेशन में हमें डिस्कस करना है हमारी थर्ड मेथड ऑफ अकाउंट करंट एंड दैट इज बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड में हम जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है उसका तरीका थोड़ा सा चेंज रखते हैं। क्यों चेंज रखते हैं सरकार? तो साहब जरूरत है। जरूरत क्यों है सरकार? रेट अलग अलग है। अभी हमने जो दो मेथड देखी, सिंपल इंटरेस्ट टेबल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, वहां पर आपका जमा हो या आपका नेगेटिव बैलेंस हो, यानी आपका डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था। लेकिन अब हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, ये जनरली यूज ही तब होना है जब आपके डेबिट पर अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्रेडिट पर अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सरकार लेकिन ऐसा होता कहां है? कहीं होता है क्या ऐसा कि आपका डेबिट बैलेंस है तो ब्याज का रेट अलग और क्रेडिट बैलेंस है तो ब्याज का रेट अलग? ऐसा होता है क्या कहीं? कहीं ऐसा थोड़ी होता है। होता है क्या? हाँ सर होता है। मालूम कहां होता है? और सबसे ज्यादा होता है बैंक में। बैंक में आपका पैसा जमा है तो मिलता है चिंदी छाप ब्याज। अगर बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है तो बैंक करता है जबरदस्त चार्ज, यानी आपके जमाओं पर आपको मिलते हैं 2-3% रेट, और जब आपका ओडी होगा तो बैंक लेगा 10, 12, 15% रेट। जैसा माथा वैसा तिलक, यानी अगर आप बहुत ज्यादा जरूरत के हों तो आपसे वो शायद 12% ले ले। आप अगर सेठ हो, आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शन बैंक के साथ हो रहे हैं तो बैंक शायद आपसे 10% ले। यानी वो डिपेंड करेगा पूरा नेगोशिएशन पर। लेकिन अभी हमें इस बारे में बात नहीं करना है, अभी तो हमें सिंपल इस मेथड के बारे में बात करना है। ये मेथड तब यूज होगी जब आपके अलग अलग बैलेंसेस अलग अलग समय चल रहे हो। कुछ समय डेबिट बैलेंस चल रहा है तो कुछ समय क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। अब चूंकि बैंक डेबिट बैलेंस पर अलग ब्याज चार्ज करती है और क्रेडिट बैलेंस पर अलग ब्याज चार्ज करती है, तो ऐसे केस में वो जो वाली मेथड थी प्रोडक्ट मेथड, वो काम नहीं आएगी। तो अब सरकार हमें सिंपल ये चेक करना है कि ब्याज का रेट अगर सेम है तो प्रोडक्ट मेथड, और ब्याज का रेट अगर सेम नहीं है तो हम लगाएंगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। और इसमें करना क्या होगा? लॉजिकल बात है, जब ब्याज का रेट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस पे अलग अलग है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कितने समय हमारी पार्टी का डेबिट बैलेंस है और कितने अमाउंट से है, और फिर उसी व्यक्ति का क्रेडिट बैलेंस कितने अमाउंट का है और कितने समय के लिए है। यानी अब हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा। जैसे वहां पर हम क्या कर रहे थे, हर ट्रांजैक्शन को यूनिक मान रहे थे, एवरी चाइल्ड इज यूनिक ऐसा बोल रहे थे ना। हाँ, यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पे हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होंगे और फिर उस बैलेंसिंग फिगर पर टाइम वेट दिया जाएगा और फिर यह भी चेक किया जाएगा कि डेबिट बैलेंस है सरकार या क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो ब्याज का रेट अलग रहेगा, क्रेडिट बैलेंस है तो ब्याज का रेट अलग रहेगा। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि डेबिट और क्रेडिट के प्रोडक्ट आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे, यानी डेबिट के प्रोडक्ट अलग कैलकुलेट होंगे और क्रेडिट के प्रोडक्ट अलग, क्योंकि डेबिट के प्रोडक्ट पर ब्याज का रेट कुछ और होगा और क्रेडिट के प्रोडक्ट पर ब्याज का रेट कुछ और। क्या बैंक के अलावा कहीं और भी, बैंक के अलावा कहीं और भी ये मेथड लग सकती है? आंसर है हाँ सरकार। एक जगह और आपको एग्जांपल मिल सकता है और वो है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनर से याद करो, पार्टनर के डेबिट बैलेंस पर यानी आपकी ड्राइंग पर ब्याज का रेट अलग होता था और आपके आईओसी का रेट अलग होता था। तो अगर पार्टनर का एक ही खाता है और हम बोल रहे हैं कि भाई तेरा क्रेडिट बैलेंस है तो तुझे 6% ब्याज मिलेगा, अगर तेरा क्रेडिट बैलेंस है तो तुझे 6% ब्याज मिलेगा, और अगर तेरा डेबिट बैलेंस है तो जितने समय के लिए तेरा ये डेबिट बैलेंस रहेगा हम उस पर 10% से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अब क्या होगा? डेबिट बैलेंस पर जो अमाउंट जितने समय के लिए आउटस्टैंडिंग रहा उस पर 10% ब्याज लगेगा, जबकि क्रेडिट बैलेंस में जितना अमाउंट जितने समय के लिए आउटस्टैंडिंग रहा उस पर 6% ब्याज लगेगा। तो ये दो सिनेरियो आपके सामने आ सकते हैं जहां पर आप ये वाली मेथड अप्लाई करेंगे। तो चलिए सरकार, मैंने आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा क्यूटीफाई क्वेश्चन बना रखा है, देखें जरा। चलो देखते हैं। मिस्टर एपीजे अपन open its bank with SBI by depositing
₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को मैंने अपने बैंक में, अपना बैंक कौन सा बोले, SBI बैंक, एकदम शांति वाला बैंक, कोई टेंशन ही नहीं है, तो शांति वाले बैंक में अपन ने 1 लाख रुपए जमा करे और ये कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं 6 महीने के दौरान। ड्यूरिंग 6 मंथ हमारे ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। चलो मालिक, कुछ डिपॉजिट के ट्रांजैक्शन, कुछ विड्रॉवल के ट्रांजैक्शन। तो चलिए मालिक एक क्वेश्चन करके देखते हैं और उससे समझते हैं कि इस मेथड में और उस मेथड में क्या फंडामेंटल अंतर है। फॉर्मेटिंग में भी अंतर है मालिक, उसकी फॉर्मेटिंग पूरी अलग थी और इसकी फॉर्मेटिंग पूरी अलग है, क्योंकि वहां पर मुझे हर घड़ी बैलेंस नहीं निकालना था और यहां पे हर घड़ी बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो चलो सरकार देखते हैं। मिस्टर APJ ओपन इट्स बैंक अकाउंट विथ SBI, बढ़िया, शांति का बैंक, डिपॉजिटिंग ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2020। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 6 मंथ्स। कुछ 3 ट्रांजैक्शन डिपॉजिट के हैं और 3 ट्रांजैक्शन विड्रॉवल के हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले 15 जनवरी को 30,000 रुपए और डिपॉजिट किए गए, बहुत बढ़िया। पहले से बैलेंस कितना था, 1 लाख, 30,000 रुपए और जमा हो गए, तो अब बैलेंस कितना हो गया होगा, 1,30,000। फिर मैंने 1.5 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए। सर औकात तो 1,30 की थी, आपने 1.5 लाख कैसे निकाल लिए? साहब इज्जत है बैंक में, ऐसा थोड़ी है। तो बैंक ने मेरे खाते में जमा सिर्फ 1,30 थे, लेकिन मेरा 1.5 लाख का चेक पास कर दिया, यानी अब मेरा बैलेंस OD, ओवरड्राफ्ट हो गया है। OD यस। अब मैंने 10 मार्च को 70,000 रुपए फिर बैंक में जमा कर दिए, तभी OD था। तो जब 70 जमा करे ऐसा गड्ढा हो गया था, हाँ, तो पहले से हमारा 20,000 का OD था और जब हमने 70,000 रुपये जमा करे तो 70 में से पहले 20 OD को सेटल डाउन करने लग गए और 50,000 से मेरा बैलेंस वापस से डिपॉजिट हो गया। अब फिर 3 अप्रैल को 75,000 रुपये निकाले, यार जमा थे 50, निकाले 75, फिर से OD हो गया, कितने का, 25,000 का। फिर मैंने मई में 1,25 जमा करे, बोले हाँ अब ठीक है यार, 1,25 जमा करे तो 25 का OD पहले 0 हुआ और 1 लाख का पॉजिटिव बैलेंस हो गया। और 10 जून को हमने 50,000 रुपए बैंक से फिर विड्रॉ कर लिए, जमा थे 1 लाख, निकाले 50, तो स्टिल देयर इज 50,000 डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। अब मालिक कुल डिपॉजिट हुए 2,25 और 1 लाख से खाता खोला था, यानी 2,25 प्लस 1 3,25, जबकि निकाले कितने, 2,75। तो मेरे खाते में आज बैलेंस 50,000 जमा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सरकार, डिपॉजिट पर है 6% पर एनम, यानी बैंक डिपॉजिट पर 6% ब्याज पे करेगा, जबकि ओवरड्राफ्ट पर दे विल चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10%, यानी OD पर रेट ज्यादा है और जो जनरली होगा भी सही। चलो और आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते नहीं है, पहले कुछ काम की बात समझते हैं, बहुत काम की बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो ये जो नहीं, पहली बात डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सब जैसी पहली बात सुनते हैं। तो पहली बात ये कि ये जो भी सिस्टम है ये हम नहीं, बैंक फॉलो करता है, यानी ये जो अकाउंट करंट बनाने का काम है ये हम नहीं करेंगे, बैंक करेगा। क्यों करेगा, बहुत सिंपल बात है, ब्याज कितना लेना है, ब्याज कितना चार्ज करना है, ब्याज कितना देना है, ये कैलकुलेशन का जिम्मा बैंक का है और ये हमारी औकात भी नहीं है कि हम ये कैलकुलेट कर पाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये अकाउंट करंट स्टेटमेंट कौन बनाएगा, बैंक। और बैंक की बुक्स में किसका खाता बनेगा, और बैंक की बुक्स में किसका खाता बनेगा, बैंक का नहीं, हमारा खाता बनेगा। तो अब जो हेडिंग बनेगी, बैंक की किताब में मेरा खाता, बैंक की किताब में मेरा खाता, हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसका खाता बन रहा है उसका नाम पहले आएगा और जो खाता बना रहा है उसका नाम बाद में आएगा, ठीक है। हमारा ये सेटलमेंट हो कब रहा है, तो सरकार हमारा सेटलमेंट हो रहा है 6 महीने के लिए। तो 1 जनवरी से अगर मैं 6 महीने गिनूं तो वो समाप्त होता है 30 जून को। तो ये जो खाता बन रहा है ये 6 महीने के लिए बन रहा है और समाप्त कब हो रहा है, 30 जून को। अब हेडिंग क्या बनेगी, बैंक की किताब में मेरा खाता, मेरा नाम पहले आएगा, तो APJ इन अकाउंट करंट विथ SBI बैंक फॉर 6 मंथ एंडेड ऑन 30 जून 2020। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, बैंक खाता बना रहा है तो नाम किसका आएगा, मेरा, तो बैंक क्या लगेगा, APJ इन अकाउंट करंट विथ SBI बैंक फॉर 6 मंथ एंडेड 30 जून। अगर क्वार्टरली होता तो सर क्वार्टर एंडेड, सर मंथली होता तो 30 ml, अच्छा नहीं 30 ml नहीं, ऐसी बातें नहीं करते सर, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, अगर 1 मंथ होता तो मंथ एंडेड, यानी जो भी हमारा इंटरवल है वो हमें लिखना है, ठीक है। चलो हम अभी तक क्या लिख रहे थे यहाँ पर, ब्याज का रेट,
लेकिन यहाँ पे दो दो ब्याज के रेट है, इसलिए यहाँ पे ब्याज के रेट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक मालिक, अब आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। बैंक जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है तो जो डे एंड पर बैलेंस होता है ना, उस पर कैलकुलेट करता है। जैसे मान लो आज 18 अक्टूबर है, तो 18 अक्टूबर को आज मैंने 10,000 जमा करे और आज ही मैंने 3,000 रुपये निकाल लिए, तो 18 अक्टूबर की शाम को जो बैलेंस है दैट इज 7,000, बैंक उस पर ब्याज चार्ज करेगा या पे करेगा। यानी ध्यान रखिएगा, बाकी जितने हमने अब तक पढ़ा उसमें ब्याज कल से चालू होता है, कल से। लेकिन बैंक के केस में जिस दिन हमारा ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन का जो डे एंड है, उस डे एंड पर जो बैलेंस होगा उस पर भी उस दिन का ब्याज कैलकुलेट होगा। यानी काउंटिंग में 18 अक्टूबर को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जब अगला ट्रांजैक्शन होगा तो अगले ट्रांजैक्शन की काउंटिंग उस डेट में कंसीडर कर ली जाएगी। जैसे अगला ट्रांजैक्शन मैंने 1 नवंबर को किया, तो यहां पर जो ब्याज कैलकुलेट होगा उसकी काउंटिंग होगी 18 नवंबर इंक्लूड करके, 18 नवंबर से 31 अक्टूबर तक, क्योंकि 1 नवंबर को फिर बैलेंस चेंज हो गया। तो 1 नवंबर के एंड पे जो बैलेंस होगा उसकी काउंटिंग अगले इंटरेस्ट कैलकुलेशन में की जाएगी। ठीक है, चलो मालिक, अब जरा भरना शुरू करते हैं। वही रूल तो वही है अपने, 3 स्टेप। पहले ट्रांजैक्शन पूरे भरो, पूरे ट्रांजैक्शन भर लो, फिर उसके बाद डेज और फिर उसके बाद इंटरेस्ट। चलो मालिक देखते हैं। सबसे पहली बात, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि बैंक अलग हिसाब से खाते बना रहा है, उसे अलग अलग समय का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस अलग अलग चाहिए, ग्रॉस नहीं चाहिए। ठीक है, तो पासबुक सबसे बढ़िया तरीका है, आप एक पासबुक उठा लो, पापा से बोल दो, अपनी खुद का अगर खाता हो, मोदी जी ने खुलवा दिया हो आपका खाता, तो आप चेक करो। पासबुक जब मिलेगी ना आपको तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मिलेगी। ये फॉर्मेट होता है पासबुक का, तारीख, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट और बैलेंस, बस इतना होता है। तो सरकार ये जो 3 कॉलम है क्या है? अरे बाबा अकाउंट करंट खेल रहा है ना, तो अकाउंट करंट में क्या करते हैं, 3 कॉलम एक्स्ट्रा जोड़ते हैं टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यस, ये भाग उस चीज के काम आएंगे। तो यस, ये वहां उस चीज में काम आएंगे। ओरिजिनल पासबुक इतनी बड़ी होती है, बस ये हमारे द्वारा जोड़े गए एक्स्ट्रा डमिंग कॉलम है टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है मालिक, चलो तो ट्रांजैक्शन आराम से सोचना, बहुत आराम से सोचो। मैं खाते नहीं बना रहा, बैंक खाते बना रहा है। जब मैं बैंक में पैसे जमा करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, मेरा बैलेंस बढ़ गया, लेकिन वो बैंक के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी हैविंग क्रेडिट बैलेंस। और जब मैं बैंक से पैसे निकालता हूं तो मेरा बैंक बैलेंस कम होता है, बैंक बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट। तो बैंक की पुस्तकों में उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। लेकिन अगर मैंने अपनी औकात से ज्यादा निकाल लिया, मेरे जमा थे 50,000, मैंने निकाल ली 70,000, तो क्या होगा, 50 तो जीरो हो गए और 20,000 उल्टा ओडी हो गया। तो मेरी बुक्स में क्या आया, लायबिलिटी। तब बैंक क्या बोलेगा, ओ बॉस ऊंट आया पहाड़ के नीचे, अब तुम मेरी एसेट हो, क्योंकि अब मुझे तुमसे पैसा लेना है। अब समझना बॉस, मेरे 50,000 जमा है बैंक में और मैंने अपनी औकात से ज्यादा 70,000 रुपए निकाल लिए, तो अब मेरी बुक्स में क्या आ गया, ओडी, कितने का, 20,000 का। तो अब बैंक बोलेगा, बॉस आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यस अब तू मेरी एसेट है, अभी तक तुम मेरी लायबिलिटी थे, अब मेरी एसेट हो, क्योंकि अब मैं तुमसे पैसा मांगता हूं, कितने, 20,000। तो जब मेरी बुक्स में कोई एसेट होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, तो ऐसे बैंक की बुक्स में ओडी, इससे डेबिट बैलेंस। सिमिलरली बैंक की बुक्स में ओडी इज एन एसेट हैविंग डेबिट बैलेंस। चलो अब लिखते हैं, बैंक बन के सोचना है, बैंक ध्यान रखना, अकाउंट होल्डर बन के मत सोचना, एपीजे बन के मत सोचना, बैंक बन के सोचो। मैं बैंक हूं और एपीजे आया पैसे जमा करने, तो समझ में आएगा बढ़िया से। अब सोचो आप बैंक हो और मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, डिपॉजिट करे, तो आपके लिए वो लायबिलिटी है, मेरे लिए एसेट है। जब मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा तो डेबिट करूंगा, आप क्या करोगे, क्रेडिट सरकार। चलो तो लिखो, आप क्या लिखोगे, 1 जनवरी पैसे आए तो आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एपीजे अकाउंट में क्या लिखोगे, कितना अमाउंट सरकार, क्रेडिट में आएगा। और मैंने साहब खाता खुलवाया था सीधे 1 लाख से। अच्छा बताओ, अगर आपने क्रेडिट दिया और इससे पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, तो इस ट्रांजैक्शन के बाद कितना बैलेंस हो गया, कैसी बातें कर रहे हो सर, बकवास। जब आज से पहले कोई बैलेंस नहीं था और अभी 1 लाख रुपए क्रेडिट हुए, तो बैलेंस विल बी 1 लाख ओनली, एंड 1 लाख व्हाट, क्रेडिट। ये लिखना पड़ेगा बार बार, क्रेडिट है या डेबिट है। ठीक है सरकार, अब आगे बोलो। अगला ट्रांजैक्शन है 15 जनवरी का, और 15 जनवरी को मैंने वापस से आपके पास 30,000 रुपए जमा करे। आपके पास पहले से मेरे 1 लाख रुपए रखे हैं और अब मैंने 30,000 रुपए और दे दिए,
तो 30,000 से आप मुझे और क्रेडिट दोगे, तो अभी जो बैलेंस 1 लाख था अब वो बढ़ के हो जाएगा 1,30,000। कौन सा? क्रेडिट। क्या लिखूं? सरकार वही बाय कैश। अब 5 फरवरी को मैंने आपके पास जो मेरे पैसे जमा थे वो निकाले, आपकी लायबिलिटी कम होगी। और अगर औकात से ज्यादा निकाले तो उल्टा आपकी असेट्स बन जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी, असेट्स बन जाएगी। और मैंने ऐसे ही किया है, मैंने निकाले हैं 1,50,000 पैसे जमा करे तो आपने दिया क्रेडिट, अब निकाल रहा हूं तो आप दोगे डेबिट। और जमा थे सिर्फ 31, निकाल लिए 1,50, तो उल्टा 20,000 का क्या आ गया मालिक? डेबिट बैलेंस। क्या लिखूं? टू कैश ब्रैकेट में विड्रॉन। तारीख बोलो मालिक। तारीख है 5 फरवरी। ओके, बहुत बढ़िया। और बोलो ना सर, एकदम झमाझम आप बोलो सर। 10 मार्च आ गई। 10 मार्च को क्या हुआ? सर 10 मार्च को फिर मैं आपके पास आया और मैंने आपको फिर पैसे दे दिए। मालूम कितने? 70,000। तो आप मुझे क्या दोगे, डेबिट या क्रेडिट? बोलो बोलो बोलो। क्रेडिट सरकार, कैसी बातें कर रहे हो, लाइबिलिटी बढ़ रही है। अच्छा, लेकिन आपको 70 के बदले में 20 तो पहले से पुराने लेने थे, तो आप 70 में से पहले 20 पुराने काटोगे और मेरे खाते में 50,000 रुपए का फिर से क्रेडिट बैलेंस दे दोगे। ठीक है, तो देखो ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, जबकि एक ट्रांजैक्शन डेबिट भी हो चुका है ना, डेबिट बैलेंस है ना। हाँ जी, चलो मालिक लिखें क्या? सर वही तो लिखेंगे, बाय कैश। अब फिर से 3 अप्रैल को पैसे निकाले, क्या करेंगे? सर मत पकाओ, जमा करेंगे तो क्रेडिट, निकालोगे तो डेबिट। अब मत पकाना, ठीक है सर? हाँ चलो, नहीं पकाऊंगा। तो 75,000 डेबिट। पहले से जमा कितने थे? 50 पूरे जीरो हो गए, ऊपर से नाउ 25,000 इज डेबिट बैलेंस। क्या लिख दूं? टू कैश। अरे वाह। और आगे बढ़ो सर। 5 मई आ गया, 5 मई को मैंने फिर डिपॉजिट किया, तो बाय कैश। डिपॉजिट मतलब क्रेडिट। कितना जमा किया सरकार? 1,25,000। पहले से मेरा ओडी था, लेकिन अब मैंने जमा कर दिया आपके पास, तो आप पहले तो ओडी से 25,000 काट लो और 1 लाख रुपए मेरे जमा कर दो। तो 1 लाख रुपए वापस से कौन सा बैलेंस? इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलो मालिक और आगे बढ़ो। और आखिरी ट्रांजैक्शन आ गया 10 जून, और इस दिन मैंने आपसे वापस से 50,000 रुपए निकाल लिए, तो 50,000 रुपए डेबिट। जमा कितने थे मेरे आपके पास? 1 लाख। मैंने निकाल कितने लिए? 50,000। कितना अभी भी बैलेंस बचा? 50,000। स्टिल क्रेडिट बैलेंस मालिक। लो मालिक, ट्रांजैक्शन तो पूरे लिख लिए, अब हमको खेलना है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सरकार? 2 चीजें, एक अमाउंट, दूसरा रेट, एक और है नंबर ऑफ डेज, कितने समय के लिए ये पैसा जमा रहा है या ओडी रहा है, क्योंकि ओडी पर ब्याज का रेट 10% है और जमाओं पर ब्याज का रेट 6% है। चलिए दोस्तों, अब जरा सबसे ज्यादा फोकस करते हैं काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज पर। और ये वो एरिया है जहां पे आपसे बहुत चांसेस हैं गलती हो। तो अभी बिल्कुल आप कुछ मत करना, आप शांति से सुनना, बिल्कुल एकदम मंत्रमुग्ध होकर। अभी कोई कैलकुलेटर नहीं चलाना, कोई पेन नहीं उठाना, कुछ नहीं करना, बस सुनना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। जब मैंने 1 तारीख को पैसा जमा करा बैंक के पास, तो 1 तारीख के एंड में, यानी डे एंड जब हुआ, तो उस दिन मेरा 1 तारीख को बैंक में बैलेंस कितना था? 1 लाख। 1 तारीख का भी बैंक को मुझे ब्याज चुकाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब 15 तारीख को मैंने बैंक में फिर से पैसे जमा कर दिए, तो 15 तारीख को बैलेंस चेंज हो गया। तो 15 तारीख को जो बैलेंस चेंज हुआ, अब इस बैलेंस पर ब्याज 15 तारीख से लगना चालू हो जाएगा। यानी मैं इस वाले बैलेंस पर जो ब्याज कैलकुलेट करूंगा वो 1 से 14 तक करूंगा, क्योंकि 15 अगले ट्रांजैक्शन में आ जाएगी। सिमिलरली 15 से लेके 4 तारीख तक मैं इस पर ब्याज निकालूंगा, क्योंकि 5 को फिर से बैलेंस चेंज हो गया। हम वहां पे क्या करते थे, जब काउंटिंग करते थे तो इसको छोड़ते थे और अगले दिन से लेते थे। लेकिन बैंक क्या कर रहा है, इस तारीख पर भी अगर आपका बैलेंस है तो आपको ब्याज दे रहा है और आपसे ब्याज लेगा भी सही। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो वो वाली मेथड थी, प्रोडक्ट मेथड और टेबल मेथड, वहां पर मैंने क्या लिखवाया था कि अगर ये ड्यू डेट है तो काउंटिंग ऑफ डेज हमेशा उसके अगले दिन से चालू होगी। लेकिन जब
ये वाली मेथड आएगी, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड आएगी। तो यहां पर ये वाली तारीख को काउंटिंग में लेना है और अगला ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो डेट कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो डेट अब अगले ट्रांजैक्शन के कैलकुलेशन में शामिल कर ली जाएगी। तो चलो ध्यान से, 1 जनवरी से 14 जनवरी इंक्लूडिंग 1 जनवरी, ध्यान रखना, नहीं तो 14 माइनस 1 कर दो। 1 जनवरी से 14 जनवरी इंक्लूडिंग 1 जनवरी यानी पूरे 14 दिन, तो 14 डेज ये बैलेंस जमा रहा। ठीक है मालिक? हाँ जी। अब और आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी को बैलेंस बढ़ के हो गया 31, और ये कब तक रहा? ये रहा सरकार 4 फरवरी तक। 4 फरवरी तक, क्योंकि 5 फरवरी को तो बैलेंस फिर चेंज हो गया और इस बैलेंस पे 5 फरवरी से ब्याज लगना चालू होगा। ठीक है, तो अब उठाते हैं कैलकुलेटर। सरकार जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। मैंने कैलकुलेटर निकाल के रख लिया आपके लिए पहले। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। क्या माइनस करूं? 15? नहीं, 15 को तो काउंटिंग में लेना है। अपन यहाँ पे लास्ट क्या छोड़ा था? 14, तो यहाँ पे माइनस करो 14। 17 दिन आएंगे। अब आप चेक कर लो, मैं चेक करवाता हूँ। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, क्योंकि मुझे 31 भी काउंटिंग में लेना है और 15 भी काउंटिंग में लेना है। तो छोड़ा क्या मैंने? 14 तक। तो आप क्या करोगे? 31 माइनस 14, यानी इसे मत लेना, इसके एक दिन पहले डिटेल लेना। इसे मत लेना, इसके एक दिन पहले डिटेल लेना। तो 31 माइनस 14 किया तो 15 भी काउंटिंग में आ गया और 31 भी काउंटिंग में आ गया। चलो, तो यहां पर कितने हो गए सरकार? 17 डेज प्लस 4 दिन फरवरी के, क्योंकि 5 फरवरी तो अगले ट्रांजैक्शन में जाएगा। तो 17 प्लस 4 इट कम्स टू 21 डेज। चलो अब अगली काउंटिंग करते हैं। अगली काउंटिंग में 5 फरवरी आएगा और क्या नहीं आएगा? 10 मार्च। अब एक बात और ध्यान रखना कि मालिक ये लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो ईयर इक्वल्स टू 366 डेज होते हैं और फरवरी इक्वल्स टू 29 होता है। फरवरी तो याद रहेगा ना यार बॉस, फरवरी है, प्रेम का महीना है। हाँ सरकार, बिल्कुल याद है। तो फरवरी 29 का था, माइनस कर दो उसमें पहले 4 दिन, तो क्या आ गए? 25 डेज ऑफ फरवरी। और मार्च के कितने? 9, क्योंकि 10 तो अगले ट्रांजेक्शन की काउंटिंग में आएगा, तो प्लस 9 ये होता है 34। देन अब अगला ट्रांजैक्शन 10 मार्च से 2 अप्रैल, क्योंकि 3 अप्रैल अगले में जाएगा। तो मालिक 10 मार्च से शुरू करना है और 10 मार्च की काउंटिंग में 10 मार्च भी आएगा, और मार्च होता है 31 का, तो 31 डेज ऑफ मार्च माइनस 9, तो 22 डेज ऑफ मार्च प्लस अप्रैल के 2 दिन, तो ये हो गए सरकार 24 डेज। और आगे बढ़ो सरकार। अब 3 अप्रैल पे आप खड़े हो और 3 अप्रैल भी काउंटिंग में आएगा। 3 अप्रैल से 4 मई, तो मालिक अप्रैल इक्वल्स टू 30 डेज, और उसमें माइनस करना है 2 दिन अप्रैल के, क्योंकि 3 अप्रैल से काउंटिंग शुरू हो गई है। तो 20 डेज ऑफ अप्रैल एंड 4 ऑफ मई, तो ये होता है सरकार 32 डेज। ओके, और आगे बोलो मालिक। तो आगे बोलते हैं कि मालिक यहां पे आपने 5 मई से लेके 10 जून तक जाना है। नहीं, 9 जून तक आना है, क्योंकि 10 जून तो अगली काउंटिंग में जाएगा और इस काउंटिंग में 5 मई भी आएगा, और मई होता है मालिक 31 का। तो 31 माइनस 4 एक दिन पहले, तो 27 डेज ऑफ मई, और जून के 9, तो इट कम्स टू 36 डेज। ओके, एंड लास्ट 10 जून को हमारा बैलेंस इतना हो गया, तो हमें 10 जून का भी ब्याज मिलेगा। हाँ सर, 11, 12, 15, 18, 22, 26, 28, 29, 30 का भी मिलेगा, क्योंकि 30 को भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है आपने, 30 को भी बैलेंस चेंज नहीं हुआ है, 30 को भी इतना ही बैलेंस था। तो इस अमाउंट पर 10 जून को भी ब्याज मिलेगा और 30 जून को भी ब्याज मिलेगा। तो सरकार जून के 30 दिन माइनस 9 डेज, तो ये होते हैं 21 डेज। अब ध्यान से देखो, सिर्फ 1 और 2 ट्रांजैक्शन में डेबिट बैलेंस है, तो इनके प्रोडक्ट भी डेबिट में आएंगे, और इनके प्रोडक्ट और क्रेडिट के प्रोडक्ट अलग रखना है, क्योंकि डेबिट के प्रोडक्ट पर ब्याज 10% है और क्रेडिट के प्रोडक्ट पर ब्याज सिर्फ 6% है, तो अलग रखना पड़ेगा। हाँ सरकार, तो चलो कितना? 1 लाख इंटू 14, 14 लाख, ठीक है। 1,30,000 इंटू 21, 27,30,000। 20,000 इंटू 34, 6,80,000। 50,000 इंटू 24, 25,000 इंटू 32, 25,000 इंटू 32 मालिक 8 लाख होंगे।
ओके, 1,00,000 इंटू 36, 50,000 इंटू 21, 50,000 इंटू 20 10 लाख, और 21 में 50,000 और, तो 10,50,000, 10,50,000। मालिक क्या इनके प्रोडक्ट आपस में स्क्वायर ऑफ होंगे? मत पकाओ सर, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि डेबिट पे अलग ब्याज है और क्रेडिट पर ब्याज अलग लग रहा है, अलग रखना है। हाँ, क्यों पकाते रहते हो इतना? लो सरकार, नहीं पकाता हूं। तो डेबिट के प्रोडक्ट का टोटल हो गया 6 और 8 14,80,000, ठीक है। और क्रेडिट का प्रोडक्ट, नहीं सर, कैलकुलेटर चला लेते हैं, बहुत सारा है उसमें। 14 लाख प्लस 27 लाख 30,000 प्लस 12 लाख प्लस 36 लाख प्लस 10,50,000, ये होता है 99,80,000। अब सुनो दोस्तों, ये जो है इस पर बैंक ब्याज चुकाएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस यानी इतना प्रोडक्ट बैंक के पास रहा तो बैंक इस पर ब्याज चुकाएगा और इस पर बैंक ब्याज चार्ज करेगा। तो सामने देख रहा है ये अमाउंट बहुत बड़ा है, तो बैंक को ब्याज चुकाना पड़ेगा नेट। तो चलो पहले लिखते हैं इंटरेस्ट पेएबल। तो इंटरेस्ट पेएबल में आया 99,80,000। अब इंटरेस्ट में करते क्या है सरकार? अमाउंट इंटू डेज इंटू रेट डिवाइड बाय 365 या 366। अब आप अमाउंट और डेज तो पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो बचा क्या है? सिर्फ रेट डिवाइड बाय 366। तो 99,80,000 इंटू 6%, क्योंकि डिपॉजिट पे 6% था, डिवाइडेड बाय 366, तो ये आता है मालिक 1636.06 पेएबल, ठीक है। अब इसका अपोजिट, डिपॉजिट पर पेएबल तो ओडी पर रिसीवेबल। हाँ जी मालिक, डेबिट बैलेंस में प्रोडक्ट का टोटल था 14,80,000 इंटू ओडी पर ब्याज का रेट था 10% डिवाइड बाय 366, तो क्या आ गया 404.37। इट इज रिसीवेबल और ऊपर वाला पेएबल, तो नेट पेएबल ज़्यादा है, तो नेट कर लो 1636.06 माइनस करते हैं इसमें, तो ये आता है 1231.68, 1231.68। और ये क्या है? तो सरकार ये है नेट पेएबल। तो इतना ब्याज बैंक मुझे पे करेगा। मेरे लिए ब्याज इनकम है तो बैंक के लिए खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट है, डेबिट खर्चा है तो क्रेडिट अनुभव जैन है, तो बैंक मुझे क्रेडिट देगा और क्या लिखेगा? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तारीख सर सेटलमेंट हो रहा है 30 जून को, 30 जून। कहां पे? सर क्रेडिट में लिखो। कितना? 1231.68। सर रुपए 54 छोड़ देते? नहीं, बैंक है इसलिए नहीं छोड़ना, अपन ने बाकी सारे ट्रांजैक्शन में छोड़ा था, लेकिन बैंक में आप पासबुक देख लेना, वहां पे 3 पैसे ही मिलेंगे, 15 पैसे ही मिलेंगे। तो बैंक के मामले में कोई राउंडिंग ऑफ मत करना, डेसिमल है तो 2 डेसिमल लिख के आना, ठीक है। अब बताओ, बैंक में आपके पहले से 50,000 रुपये जमा थे और अभी अभी बैंक ने आपको 1,200 रुपये का ब्याज और दिया, तो अब आपका बैलेंस कितना हो गया? 51,231.68 क्रेडिट बैलेंस। और ये हो गया सरकार आपका क्वेश्चन समाप्त। झमाझम कैसी रही? मजा आ गया? चलो, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो हम वो जो एग्जाम में आए वो क्वेश्चन है वो हम ट्राई करेंगे और जो मॉड्यूल में है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम एग्जाम वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एग्जाम का क्वेश्चन। और मजेदार बात मालूम क्या है? ये क्वेश्चन आपके नवंबर 19 एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है, यानी ये एकदम रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो सरकार देखते हैं क्या बोलता है ये क्वेश्चन। रमेश हैज ए करंट अकाउंट विद पार्टनरशिप फर्म। रमेश इज हैविंग करंट अकाउंट विद पार्टनरशिप फर्म। भैया रमेश पार्टनर है फर्म का और उसका करंट अकाउंट है। ही हैड ए डेबिट बैलेंस। ओहो, खाते कौन बना रहा है, फर्म या रमेश? रमेश नहीं सर, फर्म बनाती है खाते, रमेश तो उसका एक पार्टनर है। तो फर्म की पुस्तकों में रमेश का डेबिट बैलेंस है, मतलब फर्म को रमेश से ये पैसा लेना है, तो फर्म की पुस्तकों में रमेश एसेट है। ओके, 85,000 ऑन 1 जुलाई ही हैज फर्दर डिपॉजिटेड द फॉलोइंग अमाउंट। और उसने ये निम्नलिखित अमाउंट और डिपॉजिट किए हैं। 14 जुलाई को 1,23,000 जमा करें। अभी कितना बैलेंस था? 85,000 और प्लस माइनस साइन लगाओ, नेगेटिव है तो नेगेटिव 85,000 था और जमा करे 1,23,000, तो ऐसा करने से उसका बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा 38,000।
लेकिन फिर उसने 29 जुलाई को 92,000 रुपीज निकाल लिए, तो माइनस 92,000। अब उसका बैलेंस वापस से डेबिट बैलेंस हो गया 54,000। फिर उसने 18 तारीख को जमा करे 21,000, लेकिन साहब 54,000 बड़ा अमाउंट था डेबिट बैलेंस का, उसके आगे 21,000 जमा करने के बाद भी स्टिल 33,000 डेबिट बैलेंस ही होगा फर्म की बुक्स में। और लास्ट में फिर भाई ने 11,500 और निकाल लिए, तो 11,500 से उसका ओडी यानी डेबिट बैलेंस और बढ़ गया, तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस विल बी 44,500। ये तो हो गई खाते की बात कि ट्रांजैक्शन कैसे लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉन। शो रमेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। Interest is to be calculated at 10% on debit balance and 8% on credit balance। मतलब क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया सरकार? क्लियर ये हुआ कि यहां पर भी बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड लगेगा। क्यों? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस पर ब्याज का रेट अलग अलग है, और जब ब्याज का रेट अलग अलग होता है तो फिर हमको बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड ही फॉलो करने को पड़ती है और कोई मेथड काम नहीं आती। चलो सरकार और आगे पढ़ें। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑन 30 सितंबर 18 बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, यानी वही बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। तो सरकार देखो हेडिंग क्या बनेगी? रमेश इन अकाउंट करंट विथ फर्म फॉर 3 months एंडेड ऑन 30 सितंबर। सरकार 3 months क्यों? देखो ना ध्यान से, 1 जुलाई से 30 सितंबर, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा। सरकार ये तो पूरा 1 क्वार्टर हो गया। हाँ, तो फिर 1 क्वार्टर के लिए खाते बना रहे हैं, बस 1 क्वार्टर। चलो, तो कौन खाता बना रहा है, रमेश या फर्म? आंसर है सरकार फर्म बना रही है। तो यहां पर फर्म की पुस्तकों में पार्टी का डेबिट बैलेंस है, तो फर्म लिखेगी। देखो मैंने थोड़ा समय बचाया आपका, अब प्लेज है ना, इतना समय बचाना ही पड़ेगा, तो मैंने फॉर्मेट पूरा बना दिया और रेलेवेंट तारीखें लिख दी। अब वो सब ट्रांजैक्शन लिखते जाएंगे, नंबर ऑफ डेज जो सबसे क्रिटिकल कैलकुलेशन है वो करेंगे और फिर प्रोडक्ट निकाल के आंसर दे देंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले 1 जुलाई क्या है, 2 बैलेंस ब्रोट डाउन, और भाई का डेबिट बैलेंस है 85,000। तो 1 जुलाई को ओपनिंग बैलेंस कितना है सरकार? बैलेंस ब्रोट डाउन 1 जुलाई कहां लिखें? डेबिट में, क्रेडिट में, बैलेंस में। सरकार कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी हो जो यहां लिखेंगे, सीधे कहां लिखेंगे? बैलेंस में। और बैलेंस कितना है? 85,000 डेबिट। और बैलेंस कितना है? 85,000 डेबिट। चलो अब आगे पढ़ते हैं। भाई ने डिपॉजिट करा है, कब डिपॉजिट किया है? 14 जुलाई को, तो 14 जुलाई डेबिट था, मतलब मुझे उससे लेना था, अब उसने पैसे जमा करे तो यानी उसका क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय कैश, ब्रैकेट में लिख दो आप डिपॉजिट। कितना डिपॉजिट किया मालिक? मालिक डिपॉजिट किया है 123,000, तो 123,000 माइनस 85,000, तो अब भाई का 38,000 क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है सरकार, फिर आगे बोलो। सर अगली तारीख है 29 जुलाई, और 29 जुलाई को भाई ने 92,000 रुपीज निकाल लिए, तो 92,000 रुपीज निकाले खाते से, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टी अकाउंट डेबिट में टू कैश अकाउंट एंड द अमाउंट इज 92,000। अब जमा सिर्फ 38 हैं और निकाले 92, तो सरकार 54,000 वापस से भाई का डेबिट बैलेंस हो गया। और बताओ सरकार? सर एकदम बढ़िया, आगे बताओ ना। अच्छा आगे सुनो, 18 अगस्त को 21,000 रुपये जमा करें। भाई का ऐसे चल रही है रोड, तो भाई की रोड ऐसी नहीं है, भाई की रोड ऐसी है, ऐसे गड्ढा इतना बड़ा। अब ये कितना बड़ा गड्ढा है यहाँ पे? तो ये गड्ढा है 54,000 का। अब इसमें इसने पैसे जमा करे, तो पैसे जमा कितने करे? सिर्फ 21। तो गड्ढा भरा गया क्या? नहीं सर, जो गड्ढा था वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अभी भी है तो डेबिट बैलेंस ही, क्योंकि भाई का डेबिट बैलेंस था 54 और जमा करे भाई ने सिर्फ 21। तो चलो जमा तो करा ही लो। कैश अकाउंट डेबिट, फर्म की पुस्तकों में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट क्रेडिट। पार्टी का नाम क्या है सर? पार्टनर। तो यहां पर बाय कैश डिपॉजिट, अमाउंट इज 21। 54,000 में 21,000 जमा करने के बाद भी, और मालिक 9th को फिर से भाई ने 11,500 निकाल लिए। पहले से गलीबी, ऊपर से गीला आटा। आप समझो पहले से उसका डेबिट बैलेंस है और अब उसने ये 11,500 और फॉर्म से निकाल लिए, तो 33,000 में से जब 11,500 और निकालेगा तो यहाँ पे 44,500
500 डेबिट बैलेंस हो जाएगा। क्या लिख दे मालिक? 2 कैश। अब सरकार देखो ट्रांजैक्शन तो पूरे भर दिए, अब असली दम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड में डेज निकालने की। याद है ना, काउंटिंग में उस तारीख को लेते हैं और कहाँ तक लेते हैं, जैसे अगर 14 तारीख को ट्रांजैक्शन का बैलेंस चेंज हुआ है तो आप 13 तक लोगे, फिर जो अगला जो ट्रांजैक्शन होगा वो 28 तक लोगे, फिर अगला ट्रांजैक्शन यहाँ पे 17 तक लोगे, फिर अगला ट्रांजैक्शन 8 तक लोगे और फिर पूरे 30 लोगे, क्योंकि इस दिन भी बैलेंस चेंज हो चुका है और 30 को भी यही बैलेंस है। याद आ रहा है ना? हाँ सरकार। तो चलो 1 जुलाई से 13 जुलाई, सर सिंपल तो है, 13 दिन। अच्छा 14 जुलाई से 28 जुलाई इंक्लूडिंग 14 जुलाई, तो सरकार 29 में से या तो 14 माइनस कर दो, या फिर आप ऐसे काउंटिंग कर लो, 14 जुलाई से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कितने? 15 दिन। गलती से भी 14 मत कर देना, नहीं निपट जाओगे, ध्यान रखना। तो कितने दिन सरकार? 15 दिन। अच्छा अब अगला ट्रांजैक्शन 29 जुलाई से 18 अगस्त, 29 जुलाई भी काउंटिंग में आएगी, तो 29, 30, 31, 3 दिन जुलाई के हो गए, और 18 अगस्त का एक दिन पहले छोड़ दो तो 17 अगस्त तक, तो 17 दिन अगस्त के और 3 दिन जुलाई के, यानी 20 दिन। मेरे मालिक ध्यान रखना बस, अगर ये सही हो गया ना तो ये पूरे 5 नंबर आपके, और ये गलत हो गया तो 2 भी नहीं आएंगे, 2 भी नहीं आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर बस घात लगा के यहीं बैठा हुआ है। हाँ सीरियसली गोरिल्ला वार चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे आपने कितना क्या लिखा, कोई अंतर नहीं पड़ता, उसकी कहानी यहां से शुरू होगी। इन सारी कार्यक्रम के लिए सिर्फ 2 नंबर है और बाकी 3 इस तरफ के लिए। ठीक है, चलो आगे। अब 18 अगस्त से 9 सितंबर तक चलते हैं। अगस्त में होते हैं 31 दिन और 18 को भी काउंटिंग में लेना है, यानी 17 तक छोड़ना है, तो 31 माइनस 17, तो 14 डेज ऑफ अगस्त और सितंबर के 8, यानी 22 डेज। और लास्ट 9 सितंबर से 30 सितंबर, और उस काउंटिंग में 9 तारीख को भी कंसीडर करना है, तो 30 माइनस 8 कर दो। हाँ सरकार वो ज़्यादा ठीक है, तो ये भी आ गए 22 डेज। चलो भरते हैं। इसका डेबिट प्रोडक्ट है, फिर क्रेडिट प्रोडक्ट, फिर डेबिट प्रोडक्ट, फिर डेबिट प्रोडक्ट और फिर डेबिट प्रोडक्ट, यानी क्रेडिट प्रोडक्ट एक ही बार आया। ओके, तो 85,000 इंटू 13 ये होते हैं 11,38,000 इंटू 15। देखो 38 इंटू 10 380, 380 का आधा 190, 190 और 380 570। चेक कर लो सर, तेज मत चलो ज़्यादा। 38,000 इंटू 15, अरे नहीं सही बोल रहा था मैं, सही है। देखो लॉजिक लगाते हैं, 3,80,000 है, 38,000 इंटू 10 करोगे तो 380 होगा, और इंटू 5 करोगे मतलब आधा, तो 380 का आधा 190। और मैं 380 भी नहीं बोलता, सिर्फ आधे के 38 बोलता हूँ, बाकी पीछे के 4 जीरो तो कॉमन है ना, तो 38 + 19 57, पीछे 4 जीरो। ऐसे कैलकुलेशन होती है, तब टाइम बचता है एग्जाम में, और अपने को ऐसा करना है। इस बार मत करना, इंटर में करना, नहीं तो बोले सर ने बताया था अभी करेंगे, और बोले अभी करने के चक्कर में मई में पहुंच गए। इस अटेम्प्ट में मत चलाना बॉस, अगले में जब अपन इंटर में जाएंगे तब करना, नहीं तो पता पड़ा कि 6 महीने सरक गए अपने। अभी तो भैया कैलकुलेटर का पूरा इस्तेमाल करना है, पूरा इस्तेमाल करना है। ये अलाउ किया है ना आपको आईसीआई ने, 12th तक तो अलाउड था नहीं, तब इसका उपयोग कर रहे थे, अब इसको आराम दो और इसका उपयोग करो। चलो मालिक और आगे बढ़ते हैं। 54,000 इंटू 20, देखो ध्यान से फिर से तरीका बता रहा हूँ। 54,000 इंटू 2 करोगे तो आएगा 1,08,000, बाद में जीरो जोड़ देना, तो क्या आ गया 10,80,000। अच्छा क्या यहाँ पे भी ज्ञान बांटोगे? नहीं रहने दो यार। 33,000 इंटू 22, 7,26,000। और सरकार लास्टली 44,500 इंटू 22, तो ये आ गया 9,79,000। क्या डेबिट के प्रोडक्ट में से क्रेडिट का प्रोडक्ट माइनस किया जाएगा? नहीं सरकार, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट के प्रोडक्ट पर अलग ब्याज का रेट है और डेबिट के प्रोडक्ट पर ब्याज का रेट अलग है, तो अलग अलग जोड़ते हैं। तो डेबिट का प्रोडक्ट है 7,979 प्लस 726 प्लस 10,80,000 और प्लस 11,05,000। तो डेबिट का प्रोडक्ट आया है 38,90,000 और क्रेडिट का प्रोडक्ट आया है सिर्फ 5,70,000। तो मालिक डेबिट के प्रोडक्ट पर फर्म को ब्याज मिलेगा और क्रेडिट के प्रोडक्ट पर पीसा जाएगा। ठीक है, तो चलो डेबिट का प्रोडक्ट 38,90,000,
तो 38,90,000 इंटू 10%, और प्रोडक्ट का मतलब है अमाउंट और डिस मल्टीप्लाई हो चुके हैं, इसलिए अब सीधे डिवाइडेड बाय 360, इस बार आएगा 5 क्योंकि 2018 है। ओके, तो 38,90,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 365। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल है मालिक 1065.75। अच्छा, पेबल कितना है? तो 5,70,000 इंटू 8% डिवाइड बाय 365। तो 570 इंटू 8% डिवाइड बाय 365, दैट कम्स टू 124.93। रिसीवेबल इतना, पेबल इतना, तो नेट ब्याज फर्म को मिलेगा। कितना हुआ सरकार? चेक कर लो। 1065.75 माइनस 124.93, तो नेट ब्याज मिलेगा 940.82। तो मालिक फर्म के लिए ये इनकम है, ब्याज है, तो इनकम खाता क्रेडिट होगा, पार्टी खाता डेबिट होगा। तो पार्टी अकाउंट में यानी पार्टनर अकाउंट में 940.82 डेबिट होंगे, और अभी उससे लेने थे 44,500, ये और जोड़ दो, तो अब उसका नेट बैलेंस हो गया 45,440.82 डेबिट बैलेंस। क्या लिखूं? टू इंटरेस्ट अकाउंट, तारीख 30 सितंबर। और इस प्रकार मालिक ये हो गया अब आपका क्वेश्चन पूरा समाप्त। तो कॉन्सेप्ट भी कवर हो गई, एक क्वेश्चन कर लिया और एक क्वेश्चन एग्जाम का कर लिया। तो आज के सेशन में इतना बहुत है, फिर अगले सेशन में तो मिलेंगे, और फिर अगले सेशन में हम सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। और एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और बची है, एक छोटी सी बची है, उसका नाम है इपॉक मेथड। कैसा नाम है? इपॉक मेथड। इपॉक, हाँ, इपॉक मेथड। उसमें क्या होता है सर? एकदम क्यूटी पाई है नाम जैसी, इपॉक मेथड। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से फ्लैशबैक हो जाए। जब भी हम बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे तो याद रखें कि हमारा वो फॉर्मेट नहीं रहेगा, क्योंकि अब हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें बैलेंस चेक करना है, और बैलेंस को बकायदा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस में अलग अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस पर ब्याज का रेट अलग होगा और क्रेडिट पर ब्याज का रेट अलग होगा। काउंटिंग ऑफ डेज करते समय अगर बैंक का केस है तो ध्यान रखना कि आज के दिन ट्रांजेक्शन के बाद जो आज बैलेंस आया है उस पर आज का भी ब्याज लगेगा। तो काउंटिंग करते समय बहुत ध्यान रखना, आज से खाता खोला तो काउंटिंग में आज की तारीख आएगी, और जब अगला ट्रांजैक्शन होगा तो उसे छोड़ देना, क्योंकि उसकी काउंटिंग अगले ट्रांजैक्शन में जाएगी, एंड सो ऑन। जो सबसे आखिरी होगा उसमें जो लास्ट ट्रांजैक्शन का तारीख है वो भी, और जो आखिरी तारीख जैसे 30 सितंबर, 30 जून, वो तारीख भी कंसीडर की जाएगी। इस मेथड को यूज ही तभी करना है जब डेबिट पर अलग और क्रेडिट पर अलग ब्याज का रेट चल रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपल टेबल मेथड या प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में विथ लास्ट कॉन्सेप्ट एंड सम मोर क्वेश्चन आज इन योर एग्जामिनेशन। टिल देन, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।